Hello guys, how are you? मेरा नाम है फवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। इंडिया में इस वक्त कोविड क्राइसिस है, डेविस्टेटिंग सिचुएशन है। लोग वेजिटेबल्स की तरह रोडों पे पड़े हुए हैं, अस्पताल की कतारों में मर रहे हैं, गिर रहे हैं अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। लोग अपने माँ बापों को, बहन भाइयों को अपने नज़रों के सामने ऐसे मरते देख रहे हैं जैसे कि उनके साथ कभी उन लोगों ने कोई ज़िंदगी गुजारी ही नहीं है और कोई वैल्यू ही नहीं है इंसानियत की। इस तरह की सिचुएशन हुई हुई है। सोशल मीडिया पे इस तरह के फुटेजेस आए हुए हैं जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपने फुटेजेस कंटिन्यू देखे, विद इन फ्यू डेज एक और क्राइसिस जन्म ले लेगा और वो क्राइसिस होगा मेंटल हेल्थ का। लोग मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे ये सारे फुटेजेस देख के। मगर ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त इंडिया को हर किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है। नेबरिंग कंट्री से भी, जो उसकी फ्रेंड कंट्रीज़ हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। पाकिस्तान की तरफ से मुझे गुड जेस्चर ये लगा कि सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं इंडिया की सपोर्ट के लिए, चाहे वो ऑक्सीजन शॉर्टेज हो, चाहे वो सॉलिडारिटी हो। तो जो भी हम लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पॉलिटिकल हों या रीजनल हों या बॉर्डर के हों, जो भी हों, वो तो चल रहे हैं 70-75 साल से। लेकिन इस वक्त इंसानियत को सामने रखते हुए जो गुड जेस्चर पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, पब्लिक की तरफ से, आई रियली एडमायर दैट। तो आज का जो ट्रेंड है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो ये ट्रेंड है पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया। 89,000 ट्वीट्स हो चुके हैं अभी तक और ये नंबर 2 पे चल रहा है। ज़बरदस्त ट्रेंड है और इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी सब ऐसे मिलके एक दूसरे के साथ मोहब्बत से बातें कर रहे हैं, ट्वीट शेयर कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं। दिल खुश हो जाता है कि काश ये कंटिन्यू रहे। क्राइसिस नहीं, ये सॉलिडारिटी और मोहब्बत। और इस मोहब्बत को देखते हुए एक और ट्वीट आती है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की। क्या ज़बरदस्त गुड जेस्चर किया है और उन्होंने अपनी एक नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। इंडिया स्पीडी रिकवरी करे इस क्राइसिस से। मेरे ख्याल में जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो इसी तरह की बात करते हैं। अगर पाकिस्तान में खुदा न खास्ता इस तरह का कोई क्राइसिस आ जाता तो मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी भी इसी तरह की ट्वीट करते हैं या अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो ये करना बनता है। इससे मुझे थोड़ी सी धारस बंदी कि हाँ, ह्यूमैनिटी अभी भी बाकी है और हम लोगों के दिल धड़कते हैं, हम लोगों का खून जोश मारता है एक दूसरे को तकलीफ़ में देखते हुए। तो भाई पॉजिटिविटी तो है, ठीक है, ये बात तो हो गई। मगर अभी भी ग्राउंड रियलिटीज़ पब्लिक के सामने नहीं है बहुत सारी। तो बहुत से यूट्यूबर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि लोगों के सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स लेकर आएँ और उन लोगों को बताएं कि भाई तुम्हारे इंडिया में ये हो रहा है और गवर्नमेंट ये कर रही है और हमारा मीडिया जो है ये कर रहा है। तो उन तमाम जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स में से मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है ध्रुव राठी पर, क्योंकि वो हमेशा इंडिया की बात करता है, ना लेफ़्ट ना राइट। हाँ, वो इंडिया की बात करता है तो बहुत से जो राइट विंगर्स हैं उनको लगता है कि हाँ भाई ये लेफ़्ट का बंदा है और हम लोगों की बुराई कर रहा है। हालांकि गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना ये राइट विंगर्स की बुराई नहीं होती, गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना ही उसका डेमोक्रेटिक राइट होता है। तो अगर ध्रुव राठी क्वेश्चन कर रहा है तो वो एक इंडियन नाती होकर, इंडिया का बंदा होके वो पूछ रहा है कि अगर ये ऐसे है तो ऐसे क्यों है और ऐसे नहीं है तो क्यों नहीं है। क्वेश्चन करना उसका हक है। तो ध्रुव राठी का जो वीडियो आज मैं देखने जा रहा हूँ वो है इंडियन कोविड क्राइसिस के जो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और बहुत से जो मेडिसिन कंपनीज़ हैं जो इस वक्त दाम बढ़ाकर मेडिसिन बेच रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि सिचुएशन क्या है और उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए आइए वीडियो। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. नमस्कार दोस्तों, 3 लाख कोरोना वायरस केसेस पर डे, अभी तक का ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन ये सिर्फ एक ऑफिशियल डेटा है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कई राज्यों में भारी डिलेज देखने को मिल रहे हैं टेस्टिंग में और कुछ जगहों पर टेस्टिंग करने से रिफ्यूज कर दिया जा रहा है लोगों को। नतीजा ये कि एस्टिमेट लगाया जा रहा है जो असलियत में कोरोना वायरस केसेस हैं वो रिपोर्टेड नंबर से 10 से लेकर 29 गुना ज्यादा है। तो बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो 3 लाख केसेस पर डे हैं ये एक्चुअल में
30 लाख केसेस पर डे। हैंग ऑन अ सेकंड, 30 लाख केसेस पर डे, इज इट ट्रू? अगर इंडिया 30 लाख टेस्ट कर रहा है एक दिन में, आई थिंक इट्स अ ह्यूज नंबर। और अगर ये रियल बात है, अगर ये सच में सही है, तो डेविस्टेटिंग मैन, जो सिचुएशन है अलार्मिंग है। तो अगर केसेस इतने हैं तो नंबर ऑफ डेथ्स कितने ही हो रही होंगी। वाह, ये सुनकर ही बस मेरा तो दिमाग आउट हो गया है। दूसरी तरफ कोविड-19 से हुई डेथ्स का जो ऑफिशियल नंबर रिपोर्ट किया जा रहा है और जो डेटा क्रेमेटोरियम से आ रहा है कोविड-19 विक्टिम्स की डेड बॉडीज का, उनमें भी कहीं पर 5 गुना, कहीं 10 गुना, तो कहीं 20 गुना का फर्क। फॉर एग्जाम्पल, अहमदाबाद में 12 अप्रैल को सिर्फ 20 कोविड डेथ्स ऑफिशियली रिपोर्ट करी गई, लेकिन एक लोकल अखबार है संदेश, उसने बताया कि सिर्फ एक अस्पताल में अहमदाबाद के 63 से ज्यादा डेथ्स देखने को मिली थी सेम दिन। भोपाल में सेम चीज देखी गई और भी बड़े स्केल पर। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जहां पर पिछले 12 दिनों का ऑफिशियल डेथ काउंट सिर्फ 34 था, रियलिटी में जो क्रेमेटोरियम्स और ग्रेवयार्ड से आ रहा डेटा था वो 800 से ज्यादा कोविड-19 की डेथ्स बताता है सेम पीरियड में। फाइनेंशियल टाइम्स ने यही क्रेमेशन के डेटा को और ऑफिशियल डेथ काउंट के डेटा को कंपाइल किया अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग शहरों के लिए, और ये पाया कि ये चीज गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है इस तरह का फर्जीवाड़ा, और बिहार में भी ये देखने को मिला है कुछ हद तक। हालत इतनी खराब है कि भोपाल में कुछ लोग कहते हैं कि आखिरी बारी उन्होंने इतनी डेथ्स भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पर देखी थी। गाजियाबाद से कुछ मीडिया रिपोर्ट करते हैं कि फुटपाथ पर जलाया जा रहा है अब डेड बॉडीज को, क्योंकि शमशान घाट में जगह खत्म हो गई। कोरोना के इस महामारी के काल में सरकारी आंकड़े किस तरीके से धोखेबाजी कर रहे हैं, इसका जीता जागता सबूत है हिंडन के इस शमशान घाट के बाहरी हिस्से पर फुटपाथ पर जलाई जा रही ये लाशें। दरअसल ये सभी लाशें कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, उनके ही हैं। सूरत में जो लोहा था शमशान घाट में वो पिघलने लग गया है, क्योंकि लगातार इतनी बॉडीज को मैंने देखा जलाया जा रहा है। ये नंबर्स की फजिंग करना और टेस्टिंग में डिलेस करना सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है प्रॉब्लम्स का जो हमें इस क्राइसिस में फेस करनी पड़ रही है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो सरकार के ऊपर है। सरकार चाहे तो हमें असली डेटा दिखा सकती है, कोई इतनी मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है इसे सॉल्व करनी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों की तरफ से आ रही है। जैसे ही यहाँ पर हॉस्पिटल में बेड्स की कमी हो रही है, ड्रग्स की कमी हो रही है और मेडिसिन की कमी हो रही है, कुछ लोगों ने यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी। रेमडेसिविर ड्रग नाम सुना होगा आपने, आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है। एक एंटीवायरल ड्रग है जो कुछ लोग मानते हैं कोविड-19 की ट्रीटमेंट में मदद करता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, शॉकिंग लगेगी सुनने में आपको, जितनी डिमांड इसकी देखने को मिल रही है देश भर में, आज के दिन जो भी रिसर्च पेपर्स आए हैं उन्होंने बताया है कि इसकी इफेक्टिविटी बहुत कम है। ज्यादातर केसेस में ये मदद नहीं करता कोविड-19 के अगेंस्ट। इसके बहुत ही स्पेसिफिक यूज केसेस हैं, बहुत कम ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पर डॉक्टर्स एक्चुअली में रेकमेंड कर रहे हैं इसे इस्तेमाल किया जाए कोविड-19 के विक्टिम्स पर। लेकिन फिर भी ये बहुत शर्म की बात है कि कैसे कुछ लोग देश में जनता के पैनिक का फायदा उठाकर यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग करने लग रहे हैं इस ड्रग की। इसका एक्चुअल प्राइस है 2500 रुपए पर वियर। वडोदरा में 2 लोगों को अरेस्ट किया था 7500 रुपए की कॉस्ट में से बेचते हुए, और दिल्ली में 25,000 तक की कॉस्ट में ये बिकने लग रहा है ब्लैक मार्केट। मतलब कौन लोग हैं, जरा सोच कर देखो, शर्म करो कुछ अपने ऊपर। यहाँ पर लोग मरने लग रहे हैं और लोगों की डेथ से तुम पैसे कमा रहे, क्या करोगे यार? ये पता है कि प्रॉब्लम पाकिस्तान में है। अभी पाकिस्तान में जो रशियन कोविड वैक्सीन थी स्पुतनिक, उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो ज़्यादा $10 है, ये 8 से $10 है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं है उसकी। ये ऑफिशियल मैं आपको फिगर बता रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान में वो इस वक्त 12,000 से लेके 20,000 रुपये तक की बिक रही है। 12,000 से 20,000 रुपये तक की। तो अगर आप $10 को कन्वर्ट करो पाकिस्तानी रुपीज़ में तो मुश्किल से 3,000 रुपये बनते हैं। तो 3,000 कहाँ, 12,000 कहाँ, 20,000 कहाँ। इसके ऊपर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने एक सुहो मोटो लिया है, और जो इस तरह की हाई फ़ी चार्ज कर रहे हैं वैक्सीन की, उनको बुलाया है कि भाई किस ज़ुमरे में आगे तुम लोग इतना चार्ज कर रहे हो। तो वो वैक्सीन रोक दी गई है अभी पाकिस्तान में। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को भी यही करना चाहिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट इंडिया का सुहो मोटो भी ले ले तो वो भी रुकवा सकते हैं इस तरह की ज्यादती को। दैट्स बैड मैन। इन पैसों का शर्म आनी चाहिए। मतलब जब इन पैसों को स्पेंड करने जाओगे जरा सोचकर देखना,
लोग मरे हैं और लोगों की मौत से तुमने पैसे कमाए। ये ब्लैक यार ठीक है, ध्रुव पॉजिटिव बात कर रहा है, लेकिन जो इस तरह की हरकतें करते हैं ना, उनको ये बातें असर नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती कि हाँ भाई यार मैंने एक हराम कमा लिया और गलत तरीके से पैसा कमाया, अब मैं इसको खर्च कर रहा हूँ तो हाँ यार मैंने ऐसे कमाया था। नहीं, जिनके आंखों में पट्टी पड़ी हुई होती है, पट्टी ही पड़ी हुई होती है, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक उनको सख्त से सख्त सज़ा ना दी जाए। मार्केटर्स अक्सर सिस्टम में लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। फार्मा कंपनी ये ड्रग को बेचती है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स मेडिकल स्टोर्स को ये ड्रग को देते हैं, और ये जो मेडिकल स्टोर में काम करने वाले लोग होते हैं ये अक्सर बेच डालते हैं इन मिडलमैन को और इन ब्लैक मार्केटर्स को एक एक्स्ट्रा हाई कॉस्ट पर, और वो जाकर अपना बाद में प्रॉफिट कमा लेते हैं और जनता को इतने हाई दाम पर इसे बेचते हैं। जनता ही लेकिन इन है सब भाई। को छोड़कर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम से देश आज के दिन गुजर रहा है इस क्राइसिस के दौरान, वो है हॉस्पिटल बेड्स की कमी होना और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होनी। बीबीसी के अनुसार दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई 99% आईसीयू बेड्स हॉस्पिटल्स में फिल हो चुके हैं ऑलरेडी। जिस समय ये वीडियो बना रहा हूं मैं, दिल्ली में कुछ अस्पतालों की और कई और स्टेट्स में, कई और शहरों में कुछ अस्पतालों की ऑक्सीजन सप्लाई सिर्फ कुछ चंद घंटों की रह गई। मैक्स हॉस्पिटल है पतपड़गंज में, उनकी ऑक्सीजन सप्लाई सिर्फ 3 घंटे की रह गई थी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को अर्जेंटली अप्रोच किया इस सिचुएशन को लेकर। हाई कोर्ट ने सेंटर गवर्नमेंट को कहा है कि स्टील और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करी जा रही है उसको एकदम से स्टॉप किया जाए और वहां से ऑक्सीजन को डाइवर्ट किया जाए मेडिकल पर्पसेस के लिए, ताकि लोगों की जान बच सके। इसी मैक्स हॉस्पिटल में 400 से ज्यादा लोगों की लाइफ्स डिपेंडेंट हैं इस ऑक्सीजन की सप्लाई पर, जो कि कट हुई तो इतने लोगों की जानें जाएंगी। पूरे देश भर में आज ऐसी ही सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि जिस भयानक हेल्थ केयर क्राइसिस से देश गुजर रहा है, इसका ब्लेम लोगों से ज्यादा सरकार पर जाता है। एक इंडिविजुअल इंसान के कंट्रोल में क्या है? मास्क पहनना ना पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना ना करना, लेकिन इससे ज्यादा एक इंडिविजुअल इंसान कितना कंट्रोल कर सकता है? दूसरी तरफ सरकार के पास 6, 7, 8 महीने का चांस था। जब फर्स्ट वेव खत्म हो गई थी कोरोना की, सरकार के पास मौका था और हॉस्पिटल बेड्स बनाए और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो सप्लाई है उसको ऑलरेडी सही करे, वैक्सीन की डिप्लॉयमेंट सही तरीके से जल्दी से करे, लेकिन सरकार ने ये सब नहीं किया। सरकार ने बहुत टाइम वेस्ट किया। Scroll.in की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने 8 महीने से ज्यादा तक का समय लगा दिया सिर्फ टेंडर फ्लोट करने में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। आज के दिन 150 में से सिर्फ 5 प्लांट्स ऑपरेशनल हुए हैं जो सरकार ने इनिशियली प्लान किया था। अगर सरकार ये टाइम वेस्ट ना करती और पैसे वेस्ट ना करती, सरकार ने कहा सेंट्रल विस्टा में 20,000 करोड़ रुपए लगाने का फैसला किया इसी समय में जब देश कोरोना की क्राइसिस से गुजर रहा था। अगर सरकार इन चीजों में फोकस करती तो आज के दिन ये स्थिति ना आती। अब कुछ लोग कहेंगे दोस्तों कि क्यों इतना पॉलिटिकल हो रहा हूं मैं, क्या जरूरत है पॉलिटिक्स को इस चीज में इन्वॉल्व करने की? लेकिन रियलिटी यही है दोस्तों कि पॉलिटिकल फेलियर से ही ऐसी क्राइसिस क्रिएट होती हैं देश। रियलिटी ये है कि जो सेंटर गवर्नमेंट है वही डिसाइड करती है ऑक्सीजन की एलोकेशन कैसी करी जाएगी देश भर में, वैक्सीन को कैसे प्रोक्योर किया जाएगा, कैसे एलोकेट किया जाएगा। आज के दिन अगर आप खबर में सुनते हैं कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर धन्यवाद कर रहे हैं सेंटर गवर्नमेंट का ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए, या फिर पंजाब के चीफ मिनिस्टर सेंटर गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन एलोकेशन पंजाब की बढ़ा दी जाए, या फिर केरला में बात करी जा रही है कि जो वैक्सीन की एलोकेशन की गई है केरला के लिए उसे बढ़ा दिया जाए, वो सिर्फ 1/10 है डिमांड। ये सब इसलिए क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है वैक्सीन को, ऑक्सीजन को प्रोक्योर करने के पीछे, एलोकेट करने के पीछे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक सारी सरकार बिजी थी पॉलिटिकल रैली करने में, तो कहां इन्हें फुर्सत मिल पाती ये सब काम करने की। इसलिए सरकार ने यहाँ पर लोगों को आत्मनिर्भर होने पर छोड़ दिया है। पूरा सोशल मीडिया आज के दिन आप देखोगे भरा पड़ा है। लोग कहीं पर किसी मेडिसिन की रिक्वेस्ट करते हैं, कहीं पर हॉस्पिटल बेड की रिक्वेस्ट करते हैं, तो कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वेस्ट करते हैं। हालांकि ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। इस पर ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं बनाए गए हैं कि एक वेबसाइट हो जहाँ पर लोग डाल सकें कि अच्छा मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत है, और जो लोग उस एरिया में रहते हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकें उन्हें, जो मदद ऑफर कर सकते हैं। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। ये अनऑर्गेनाइज तरीके से ही हो रहा है सोशल मीडिया पर। हालांकि कुछ लोगों ने इसे ऑर्गेनाइज करने की ज़रूर कोशिश करी है अपनी टूल किट्स बनाकर, तो उनका लिंक मैं नीचे पिन कमेंट में डाल दूंगा और अपडेट करता रहूँगा जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी। उम्मीद है उससे आपको कुछ मदद मिले अगर आज के दिन आपको मदद की ज़रूरत है। ऐसे ही हौसला बनाए रखिए और उम्मीद मत खोइए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, शॉकिंग है यार, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। इतनी डेवास्टेटिंग सिचुएशन है इस वक्त इंडिया में, और क्या रिपोर्ट हो रहा है और क्या
नहीं हो रहा, ये सब बता दिया ध्रुव राठी ने इस वीडियो में। वो तो आप लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर नज़र आ गए। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा तो पॉलिटिकल सिनारियो पे। मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, लेकिन ये जो रैलीज़ हो रही हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, इस क्राइसिस में ये नहीं होने चाहिए। ये गवर्नमेंट को खुद भी सोचना चाहिए और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हम अपनी कुर्सी के लिए, गद्दी के लिए, अपनी पावर हासिल करने के लिए उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिनसे हमने वोट लेना है। तो कम से कम यार अपने वोटों का ही ख्याल कर लो, इंसानों का नहीं करना, कि अगर इंसान नहीं रहेंगे तो तुम्हारे वोट ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, ये जो रैलीज़ में लोग शामिल हो रहे हैं ये इनका भी कसूर है। अगर लोगों को ये रियलिटीज़ पता लग जाए कि ये हालात हैं तो मेरे ख्याल में उनके जहन में ये बात बैठ जाएगी कि भाई हमें रैलीज़ में नहीं जाना है, हम भी कोरोना का शिकार हो सकते हैं और हम भी वेजिटेबल्स की तरह रोड पे पड़े हुए नज़र आएंगे किसी न किसी दिन। तो लोग अगर अपने आप को खुद स्टॉप करें इन रैलीज़ में जाने से तो ये रैलीज़ नाकाम हो जाएंगी, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी नाकाम हो जाएंगी और सरकार को, गवर्नमेंट को या तो इलेक्शन पोस्टपोन करना पड़ेगा या डिले करना पड़ेगा। जो करना चाहिए इस क्राइसिस में, इलेक्शन नहीं बनते, पहले कंट्री का सोचो, इस क्राइसिस से निकलने का सोचो, फिर अपनी गद्दियाँ संभालना और पॉलिटिकल सिनारियोज़ को देखना। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल ही पोस्टपोन कर देना चाहिए इस क्राइसिस में। दूसरा, जो मेडिकल स्टोर्स वाले हैं या सप्लाई करने वाले हैं जो जुल्म कर रहे हैं आम पब्लिक को, इतनी महंगी दवाइयाँ बेच के, इंजेक्शंस बेच के, ये ज़्यादती है। इसके ऊपर भी सरकार को एक नोटिस लेना चाहिए, या सरकार नहीं लेती तो सुप्रीम कोर्ट अपना सुहो मोटो लेके इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवा सकती है। उनका एक राइट होता है ये करने का, वो कर सकते हैं अगर वो चाहें तो ये वीडियो देखने के बाद मेरी दुआ ही है और मेरी फुल सपोर्ट है इंडिया के लिए और इंडिया के लोगों के लिए, क्योंकि जो इलीट क्लास है, जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो लीडर्स हैं, जो कुर्सियों में बैठे हुए हैं, जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये उन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। इफ़ेक्ट किनको कर रहा है? जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, गरीब हैं, छोटी ज़ात वाले हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी हो उनमें से जो लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं ना, जो गरीबी के लाइन से बिल्कुल नीचे हैं, मेरे ख्याल में वो लोग ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहे हैं इससे। अब वो किस तरह निकलेंगे आई डोंट नो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है और मैं पॉजिटिव हूँ कि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया की बहुत बड़ी आबादी है, लोग बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले हैं, एक दूसरे का सहारा बन के आप इस क्राइसिस से निकल सकते हो। और बीइंग अ पाकिस्तानी मैं आपको दुआ कर सकता हूँ आपके लिए कि आप इस क्राइसिस से निकलें। मेरी फुल सपोर्ट है, अगर मैं किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट कर सकूं, मेरी कोई भी मदद आपको चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे बताइए या इस वीडियो में कमेंट के ज़रिए बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। लेकिन मेरी सारी सिंपैथी इस वक्त मेरे इंडियन बहन भाइयों के साथ है और मेरी दुआ है और ऊपर वाले से भी दुआ है। इस तरह के रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में दुआएँ कबूल होती हैं कि या अल्लाह इस बड़े क्राइसिस से इस मुल्क को निकाल दें। दैट्स इट गाइस, अपना बहुत ख्याल रखना, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।